पहले इंग्लिश में क्वेश्चंस करते हैं, फिर पैसेज हिंदी में पढ़ेंगे। 59. Consider a 3-digit number. Question: what is the number? Statement: the sum of the digits of the number is equal to the product of the digits. तो ये 1 2 3 को अगर हम लें तो 1 2 3 मीन्स 6 और समेशन भी 6 आ रहा है इसका और मल्टीप्लीकेशन भी 6 है। सो 1 2 3 3 डिजिट भी है और ये कैसे भी हम लिख सकते हैं 3 2 1 या 2 3 1 मीन्स देयर में बी 6 वेज टू राइट इट। तो 6 नंबर बन जाएंगे इससे। और इसमें हम कोई देखें 3 1 2 तो ये 6 है प्रोडक्ट और ये इसका एडिशन है। तो 6 पंजे 30 एंड 6 दूनी 12 डिवाइड भी हो रहा है। लेकिन ये कोई सा भी नंबर हो सकता है तो हम कह नहीं सकते कि ये इसमें इसका मतलब हमें कोई एक नंबर और मिल जाएगा जो कि डिविजिबल बाय 6 है। 132 करें 132 बाई 6 ये भी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 ये भी डिवाइड हो गया। तो हमें नहीं पता कि 132 है कि 312 है। सो नॉट वेरी श्योर। We got 2 numbers at least. We may search, then we may find more, but 2 are sufficient for this part. Then we have the number is divisible by the sum of the digits of the number. तो इन सब में इक्वल था पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। जबकि नंबर तो कई हो सकते हैं 111 101 235 कोई भी नंबर हो सकता है 256 181 222 में भी मैनी। यहाँ देखें तो इसका सम 2 आता है, यहाँ देखें तो 10 आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ 3 आ गया तो बट यहाँ पर हमारे पास 132 का प्रोडक्ट जो है वो 6 है एंड सम भी 6 है। तो 132 एंड 312 में ये सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरे में भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है इन दोनों में, 312 में एंड 132 में। लेकिन हम ये श्योर नहीं हो रहे हैं कि कौन सा नंबर है इसमें से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स। तो हम आंसर नहीं कर सकते, सो डी इज द आंसर। नंबर तो हमें मिल रहे हैं बट वी आर नॉट श्योर विच वन। 60 फॉर 5 चिल्ड्रन विद एजेस ए इज लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई any two successive ages differ by 2 years. So पहले की x मान ली, दूसरे की x plus 2, तीसरे की x plus 4, then x plus 6 and x plus means पहले में 2 जुड़ेंगे, दूसरे ये सेकेंड चाइल्ड में, फिर थर्ड चाइल्ड एंड फोर्थ चाइल्ड एंड 5 हो गए। तो 5x हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। 5x plus 2 plus 4 6 6 6 12 and 8 20 ये टोटल एज है सब बच्चों के मिला के 5x plus 20। इसका मतलब क्या लिया हमने x plus 2 x plus 4 x plus 6 x plus 8। इसे अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो बराबर है, एवरेज दी गई है इसमें। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, तो वो x होगी, x निकालना है। द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 times द यंगेस्ट, ये स्टेटमेंट है, ये कंफर्म होगा आखिर में। ये क्या है स्टेटमेंट टू, द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8। सो ये जब हमने डिवाइड किया 5 से तो दिस इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 5 40 हो गया, 20 उधर ले गए 25, x इज इक्वल टू 20, सो x इज 4, x इज इक्वल टू 4 तो 1 की 4 हुई, देन 6 4 6 देन 8 देन विल बी 10 एंड देन विल बी 12। तो जो पहला स्टेटमेंट है एल्डेस्ट इज 3 times, तो 12 इज 3 times ऑफ द यंगेस्ट 4, तो ये भी सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चंस एंड द स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर वही आंसर्स हैं कि एक को कर सकते हैं यूज, दोनों यूज करके हमने आंसर निकाला है। So the question can be answered by using both the statements together but cannot be answered using
ईदर स्टेटमेंट अलोन। ये ठीक है क्योंकि पहले से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि ये 3 टाइम्स है, तो इससे हम यहाँ नहीं यूज कर पाए। इफ वी वांट टू डू देन इट विल बी लाइक दिस कि x है और दूसरी है x प्लस 8 जो एल्डेस्ट है। यहाँ से भी हम, क्योंकि बाकी की इंफॉर्मेशन ये वाली तो यहाँ से ली हमने, सो दिस इज 3 टाइम्स, तो इसका 3, तो ये इक्वल है। सो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस एट, सो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ से भी आ गया, x इज इक्वल टू 4 हमें यहाँ से मिल गया। तो ये जो कह रहे हैं, तो हमें स्टेटमेंट 1 ही काफी था, क्योंकि हमने कहा पहले x है, फिर उसमें 2 2 जोड़ते गए, और फिर स्टेटमेंट 1 ने कहा कि एल्डेस्ट जो है 3 टाइम्स है, तो यहाँ से x आ गया 4, हम निकाल सकते हैं। ये एवरेज वाली बात हम ना भी यूज करें तो भी हमें ये आंसर मिलता है। सो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। हाँ, क्योंकि सेकंड से भी आ गया तो बी इज द आंसर। अब पहले ये पैसेज को हिंदी में पढ़ेंगे, तब इंग्लिश में पढ़ेंगे। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 4 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, विकल्प के विरोधाभास को बुरिंदा की गधे की कहानी के द्वारा समझाया गया है। 14वीं शताब्दी के दार्शनिक जया बुरिंदा ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति और अनेकों विकल्पों और अनिश्चितताओं के कारण चयन करने की असमर्थता के बारे में लिखा है। इस कहानी में एक गधा भूसे के 2 समान रूप से आकर्षक ढेरियों के बीच खड़ा है। वह कौन सी ढेरी को खाए यह निर्णय करने में असमर्थ हो कर वह भूखा ही मर जाता है। प्रौद्योगिकी और नव प्रवर्तन जैसे कि स्मार्टफोन और टैबलेट में आने वाले बदलाव हमारे विकल्पों की बहुतायत को केवल तीव्र ही करते हैं। सतत कनेक्टिविटी और सद्य अनुक्रिया दत्त का अति उपभोग तथा सोशल मीडिया आत्मचिंतन और विश्राम के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते, जिससे निर्णयन और अधिक कठिन हो जाता है। जीवन का रूप विकल्प में है। अनेक लोगों के पास जीवन के आकर्षक विकल्पों की बहुतायत है, फिर भी वे खुद को दुखी और चिंताग्रस्त पाते हैं। एक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद में निहित सर्वाधिक तर्कसंगत संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? 1. आधुनिक प्रौद्योगिकी सामाजिक संरचना को कमजोर करती है और जीवन को कठिन बना देती है। B. आधुनिक जीवन अनिश्चितता और अनंत कठिन विकल्पों से भरा है। C. हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं और हम में अपने दृढ़ विश्वास का अनुसरण करने की हिम्मत नहीं होती। D. हमारे जीवन में अत्यंत कम विकल्प होना शायद अच्छी चीज नहीं हो, किंतु बहुत अधिक विकल्प होना भी उतना ही कठिन हो जाता है। सो जैसे कि D इसका उत्तर लगता है ठीक। इंग्लिश के बाद डिसाइड कर। Constant connectivity and overconsumption of real-time data and social media can leave little room for self-reflection and rest, making decisions more difficult. Life is about choices. Many people are overwhelmed with attractive life choices, yet find themselves unhappy and anxious. 61. Which one of the following statements best reflects the most logical message implied by the above passage? A. Modern technology enfeebles social structure and makes life difficult. B. Modern life is full of uncertainties and endless difficult choices. C. We are influenced by the opinion of others and have no courage to follow our own convictions. D. In our lives, having too few choices may not be a good thing, but having too many can be equally as difficult.
सो डी ही इसका सही आंसर लगता है, बाकी तो रेलिवेंट नहीं है। दूसरे की राय के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं हुई है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोशल स्ट्रक्चर की भी बात नहीं है। फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस, सो डी इज मोर अप्रोप्रिएट। पैसेज 2 एंड 3 हैं इस स्लाइड पे, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आंसर डिसाइड करेंगे। परिच्छेद 2, भारत में घरेलू वित्त बेजोड़ है। हमारी प्रवृत्ति स्वर्ण और संपदा जैसी भौतिक परिस्थितियों में भारी निवेश करने की है। बचत के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के कदम सोचनीय है। परंपरागत तौर तरीकों का अभ्यस्त जनसाधारण आसानी से वित्तीयकरण में नहीं कूद पड़ेगा। बदलाव के सामने दो रुकावटें हैं, वे हैं दुर्व्यय नौकरशाही, संगठित वित्तीय संस्थाओं के प्रति संशय, इस बारे में आधारभूत सूचना का अभाव कि हर परिवार के लिए असंख्य सेवाओं और सेवा प्रदाताओं में से कौन सी सबसे अच्छी है, और यदि आवश्यक हो तो उनमें पारगमन कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। 62, घरेलू बचतों के वित्तीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से इस परिच्छेद में निहित हलों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। 1, हलों और विकसित करने के लिए एक लचीला वातावरण आवश्यक है। 2, परिवारों के अनुसार बने हुए हलों की आवश्यकता है। 3, वित्तीय प्रौद्योगिकी में नव प्रवर्तन आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सो इंग्लिश के बाद डिसाइड करेंगे। परिच्छेद 3, औषधीय पेटेंट। पेटेंट कराने वाले को पेटेंट अवधि के लिए संरक्षण प्रदान करते हैं। पेटेंट कराने वालों को यह स्वतंत्रता मिलती है कि वे दवाओं की कीमत निर्धारित करें जो एकाधिकार की अवधि तक के लिए समय सीमित हो, किंतु हो सकता है जनता खर्च झेल ना पाए। यह विश्वास किया जाता है कि पेटेंट कराने वालों को दिया गया ऐसा पेटेंट संरक्षण जनता को एक लंबी अवधि के दौरान नव प्रवर्तनों तथा अनुसंधान और विकास R&D के माध्यम से लाभकारी होगा। यद्यपि इसके लिए एक कीमत देनी होती है जो कि पेटेंट की हुई दवा के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमत के रूप में होती है। यद्यपि यह पेटेंट व्यवस्था और कीमत संरक्षण पेटेंट रहने के दौरान दवा की कानूनी रूप से वैध ऊंची कीमत के माध्यम से पेटेंट कराने वाले को नवप्रवर्तन और अनुसंधान पर आई लागतों का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए एक वैध क्रिया पद्धति उपलब्ध कराते हैं। 63, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1, पेटेंट कराने वालों को दिए गए पेटेंट संरक्षण के कारण पेटेंट वाली दवाएं सुलभ करने में जनसाधारण की क्रय शक्ति पर भारी बोझ पड़ता है। 2, औषधीय उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता विकासशील और गरीब देशों के लिए भारी बोझ है। 3, अनेक देशों में लोक स्वास्थ्य नीति अभिकल्पित करने के दौरान जनसाधारण को खर्च वहन करने योग्य कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य होता है। 4, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह पेटेंट कराने वालों के अधिकार और रोगियों की आवश्यकताओं के बीच उपयुक्त संतुलन बनाए। उपयुक्त पूर्व धारणाओं में से कौन कौन सी वैध है? 1 और 2, 1 और 4, 3, 4 एंड 2 और 3। सो इंग्लिश। पैसेज 2, household finance in India is unique. We have a tendency to invest heavily in physical assets such as gold and property. Steps to encourage the financialization of savings are critical. A populace accustomed to traditional processes will not simply jump into financialization. Hurdles to change include onerous bureaucracy, a skepticism of
organized financial institutions, a lack of basic information about which of the myriad services and providers is best for each family, and how, and even if one can make the transition between them if necessary. 62. Regarding the financialization of household savings, which of the statements best reflect the solutions that are implied by the passage? 1. A flexible environment is needed to develop solutions. 2. Households need customized solutions. 3. Innovations in financial technology are required. Select the correct answer using the code given below. So a flexible एनवायरनमेंट तो नीडेड है तभी क्योंकि एक्स्टम्ड हैं तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है. हाउस होल्ड्स नीड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन. हाउस होल्ड की एक डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो तो पता हो कि कौन सा बेहतर है, बेस्ट है फॉर ईच फैमिली, तो कस्टमाइज्ड हो जाएगा. लैक ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन हटनी चाहिए. कौन सी सर्विस और प्रोवाइडर बेस्ट है. इनोवेशंस इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड. तो तीनों ही ठीक हैं. सो डी इज द आंसर. पैसेज 3. फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स ग्रांट प्रोटेक्शन टू द पेटेंटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट टर्म. The patentees enjoy the liberty to determine the prices of medicines, which is time limited to the period of monopoly but could be unaffordable to the public. Such patent protection offered to the patentees is believed to benefit the public over the longer period through innovations and research and development (R&D), although it comes at a cost in the nature of higher prices for the patented medicine. The patent regime and price protection through a legally validated high price for the medicine require during the currency of the patent provide the patentee with a legitimate mechanisms to get returns on the costs incurred in innovation and research. 63. Based on the above passage, the following assumptions have been made. 1. Patent protection given to patentee puts a huge burden on public's purchasing power in accessing patented medicines. 2. Dependence on other countries for pharmaceutical products is a huge burden for developing and poor countries. 3. Providing medicines to the public at affordable prices is a key goal during the public health policy design in many countries. 4. Governments need to find an appropriate balance between the rights of patentees and the requirements of the patents. For this is the first is क्योंकि वो प्राइस डिसाइड करते हैं तो वो ह्यूज बर्डन हो सकता है क्योंकि और दवाई मिलती नहीं है, अभी पेटेंटेड और रिसर्च होनी है तो, लेकिन कुछ रेगुलेशन होगा दैट दे डिसाइड द प्राइस, पर वो टाइम लिमिटेड होता है जबकि मोनोपोली रहती है तो वो अनअफोर्डेबल तो होता है बट दैट इज टाइम लिमिटेड. सेकेंड इज डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर, अगर पेटेंट ना कराएं और दूसरे कंट्री पर डिपेंड करें तो वो भी कॉस्टली होगी. देन प्रोवाइडिंग मेडिसिन इन द पब्लिक टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइसेस इज की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी. ये पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की बात नहीं है. गवर्नमेंट्स नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ पेटेंटीज एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेशेंट्स. ये तो ठीक है, यही एक मेन मुद्दा है 4 एंड सेकंड भी इसके साथ, क्योंकि 4 के साथ 1 सही है. ये होता होगा, ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता होगा, लेकिन इस पैसेज में नहीं लिखा है. इस पैसेज में लिखा है कि ये अनअफोर्डेबल है. सो सेकंड वाला भी ठीक नहीं है क्योंकि ये मेंशन नहीं है. 1 and 4 is the correct answer, so B is the answer.
परिच्छेद 4 भारत को नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा निरापद और सुरक्षित रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी ऐसे वातावरण में जहां निगरानी होती है या ऐसी जगह में जहां किसी व्यक्ति निजी जानकारियां संकट में हो, नव प्रवर्तन नहीं करेगा। दत्त का मूलभूत नियंत्रण उन्हीं व्यक्तियों के पास होना चाहिए जिनसे ये सृजित होते हैं। उन्हें ही उनको जैसा वे चाहें उपयोग के लिए सुलभ, प्रतिबंधित या मुद्रीकृत करना चाहिए। इसलिए दत्त संरक्षण कानूनों द्वारा सही प्रकार का नव प्रवर्तन जो प्रयोक्ता केंद्रित और निजता संरक्षी हो सुकर होना चाहिए। 64 उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1. निजता का संरक्षण मात्र अधिकार नहीं है बल्कि इसका अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य है। तो यहाँ पर मूल्य है अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अगर वो डेटा को जैसे चाहे उपयोग करें जो कि उसके जनरेटर हैं, सृजित करते हैं, प्रतिबंधित हो या मुद्रीकृत हो, करना है कि नहीं करना है, तो अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जितना डेटा है दैट इज वेरी कॉस्टली। और दूसरी, निजता और नवप्रवर्तन के बीच एक आधारभूत कड़ी है। तो ये भी लिखा है कि जहां पर निजी जानकारियां संकट में हो, नवप्रवर्तन नहीं होगा। तो अगर सुरक्षित होगा तो दोनों ही आंसर हैं। सो 1 और 2 दोनों। सी इज द आंसर। इंग्लिश के बाद डिसाइड करेंगे। पैसेज 4 इंडिया शुड एंश्योर द ग्रोथ ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी while keeping personal data of citizens secure and protected. No one will innovate in a surveillance-oriented environment or in a place where an individual's personal information is compromised. The ultimate control of data must reside with the individuals who generate it. They should be enabled to use, restrict, or monetize it as they wish. Therefore, data protection laws should enable the right kind of innovation, one that is user-centric and privacy-protecting. 64. Based on the above passage, the following assumptions have been made. 1. Protection of privacy is not just a right, but it has a value to the economy. 2. There is a fundamental link between privacy and innovation. तो जैसे पहले कहा कि ये इंडिविजुअल जो हैं वहाँ इनोवेट नहीं करना चाहेंगे जहाँ पर सर्विलियंस है, तो कोई नहीं चाहेगा। तो सेकंड, प्राइवेसी होनी चाहिए तभी इनोवेशन होगा। और दूसरे में ये मोनेटाइज करें, रेस्ट्रिक्ट करें, एनेबल, ये जो उसे जनरेट करता है उसके पास ये राइट होना चाहिए। तो इकोनॉमी से भी इसका संबंध है, डायरेक्ट लिंक है। एंड डेटा इज वेरी कॉस्टली। सो सी इज द आंसर। 65 इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम marks for each of the 4 papers, namely P, Q, R and S are 100. Marks scored by the students are in integers. A student can score 99% in n different ways. What is the value of n? तो हम यहाँ पर लेंगे कि कुल मिला के 4 पेपर हैं तो 400 मार्क्स हैं और 99% n वेज में obtain। तो 99% का मतलब 396 मार्क्स, हर एक में एक कम। तो n वेज हमें निकालने, तो हम यहाँ काउंट करते हैं कि मान लीजिए सब में 99 आ गए तो 396 मार्क्स हैं। अब इनके वेज कैसे बनेंगे? n नंबर ऑफ वेज हमें निकालने हैं। n नंबर ऑफ वेज का हम देखेंगे कि सब में 99 आ गए। मान लीजिए ये P, Q, R, S हैं और सब में 99 आ गए, तो ये एक ही तरीका हो सकता है। और इसे लिखने के लिए हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 4, मतलब कि यहाँ पर P की जगह हम Q भी ले सकते हैं, तो 4 में से कोई सा एक, फिर यहाँ 3, फिर 2 वेज एंड 1 वे, तो फैक्टोरियल 4 वेज। और चारों एक्स हैं तो अपॉन फैक्टोरियल 4 वे, तो एक ही तरीका हो सकता है। तो दिस इज 1। उसके बाद हम कहें कि 1 के 100 हो गए, 1 के 98 हो जाएंगे और 2 के 99 ही रहेंगे। तो यहाँ हम राइट लगा लेते हैं, ये 99 ही है। जहाँ 99 है वहाँ राइट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया,
यहाँ भी 4 तरीके हैं, मतलब 4 में से एक लेने का। यहाँ 3 चॉइसेस हैं, यहाँ 2 चॉइसेस हैं, यहाँ तो फैक्टोरियल 4 ही रहा। एंड फैक्टोरियल 4 अपॉन, इसमें 2 सिमिलर हैं 99 99, तो फैक्टोरियल 2, तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो 12 आ गया। सो दिस इज 12। सो यहीं पर लिख लेते हैं 1 + 12, ऐड कर लेंगे सबको, आगे ऐड करते जाएंगे। सो वी कीप ऑन राइटिंग। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि 2 में आ गए 100। सो 2 में 100 जब आएंगे तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ भी 100 हो गया, तो दोनों के 98 98 हो गए, 98 98। और एक और तरीका हो सकता है, जब दोनों के 100 हैं तो 100 हो गया और एक का 99 हो गया और एक का 97 हो गया, 99 एंड 97, ये 2 तरीके हो गए जब 2 के 100 हैं। तो इस केस में हुआ फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये 6 आ गया। 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, 6 वैल्यू आई, तो +6। इस वाले केस में, इसमें भी फैक्टोरियल 4 वेज हैं एंड नीचे सिर्फ फैक्टोरियल 2 आया, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 12 आता है, तो +12। अब हम कहें कि 3 100 हो गए, यहाँ पहले एक भी 100 नहीं था, यहाँ एक 100 हो गया, यहाँ 2 बार 2 100 हो गए, अब 3 100 हो जाए, तो तीसरा के बाद 96 बचता है 300, तो जो 4th वन है उसको 96 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें भी वही चॉइसेस हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि सेम है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। सो +4, 12 इंटू 12 24 + 1 25 एंड 10 35 आंसर आएगा इसका। सो आंसर इज डी। यहाँ परमुटेशन जैसे कि यूज हुआ है कि पहली जगह पे भी 99, पी के पास भी, क्यू पे भी, आर पे भी, एस पे भी, तो सेम नंबर है और चॉइसेस 4 हैं, फिर 3 है, 2 है एंड 1 है। उसके बाद हमने यहाँ ले ली 4 ही चॉइस हैं, जिसमें यहाँ 100 है, 98 है, 99 एंड 99, तो चॉइसेस अभी भी 4 ही हैं। यहाँ 4 चॉइस हैं, यहाँ भी हम 99 लिख सकते थे, यहाँ हम 98 लिख सकते हैं, हम 99 लिख सकते हैं, फिर आगे 3 चॉइसेस हैं, फिर 2 और फिर 1, नंबर कुछ भी और सेम है तो उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन का। क्वेश्चन 66, ए फ्लैग हैज टू बी डिजाइन्ड विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स रेड, ग्रीन एंड येलो। 4 स्ट्रिप्स हैं, 1 ये फ्लैग है और फ्लैग में 4 स्ट्रिप्स हैं और इसमें हमें कलर यूज करने हैं रेड, ग्रीन एंड येलो, या तो कम भी कर सकते हैं या सारे कर सकते हैं। What is the number of different ways in which this can be done so that no 2 adjacent strips have the same color? तो हमारे पास 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। रेड, ग्रीन एंड येलो में से हम कोई सा भी ले सकते हैं, तो यहाँ 3 चॉइस हो गई। अब मान लीजिए यहाँ रेड लिया तो यहाँ पर रेड नहीं ले सकते, ग्रीन एंड येलो में से कोई सा भी ले सकते हैं, तो 2 चॉइसेस हो गई। अब जो यहाँ पे लिया वो वाला यहाँ नहीं ले सकते हैं, फिर यहाँ 2 चॉइसेस हो गई, और जो यहाँ पे लिया वो उसके अलावा 2 चॉइसेस यहाँ हो गई, तो देन इट इज 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24, सी इज द आंसर। ए रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर्स 4 मीटर इन लेंथ एंड 2.2 मीटर्स इन ब्रेथ, सो 400 सेंटीमीटर हो गया और 220 मीटर हो गया। Tiles of size 180 centimeter by 60 centimeter have to be laid such that the tiles do not overlap. A tile can be placed in any orientation so long as its edges are parallel to the edges of the floor. What is the maximum number of tiles that can be accommodated on the floor? इस क्वेश्चन में इधर की साइड जो है 400 है और इस साइड 220 है। हमने सेंटीमीटर में बना लिया क्योंकि यूनिट
अगर अब हम यहाँ पर टाइल देखें तो टाइल है 140 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। अगर आप देखें दिस विल बी 3088 और डिवाइडेड बाय 140 इंटू 60, तो पूरा एरिया तो कवर नहीं होगा। तो ये हम 6 से किया 1 टाइम एंड 2 24 एंड 40, तो 6 36, तो पूरा नहीं हो रहा है। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये 88,000 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 60 होगा। तो दिस कम्स 10.47 विच इज मीन्स इंटीजर में नहीं आ रहा है, 10 टाइल्स और समथिंग एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते हैं, ये हमें अरेंजमेंट करना होगा। ये क्वेश्चन अरेंजमेंट का है, तो वी विल सी हाउ टू अरेंज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स। तो जैसे कुछ बनाने के बाद पहले हम एक तरफ जो है 60 की रख दें। तो हमने यहाँ पर 60 की 4 टाइल रखी हैं, 4 टाइल्स, तो ये हो गया 240, 60 गुणा 4 240। तो 400 में से 240 गया तो यहाँ पर बच गया 160 बच गया यहाँ पर। सो दिस डिस्टेंस इज 140। तो यहाँ 140 वाली और आ सकती है, तो हम यहाँ 140 की लगा देते हैं, और जिसकी ये वाली साइड 60 होगी, और यहाँ पर जो रिमेनिंग हो जाएगा ये हो जाएगा 20, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। सो दिस इज 20। नाउ वी हैव, हमारे पास 180 लंबाई की हमने एक लगाई, 2 लगाई, इधर से ये 60 है, दिस वाज दिस साइड 140। तो ये जो बीच में जगह बची, दिस इज 220 माइनस 140 प्लस 60, 220 माइनस 140 एंड माइनस 60 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कुल 20 बची, 20। तो यहाँ तो कोई टाइल नहीं आ सकती, तो ये एरिया खाली रहेगा। एंड इसके बाद यहाँ पर ये 140 मीन्स 280, और जब 280 सब्ट्रैक्ट किया 400 में से, सो जो ये डिस्टेंस है दैट इज 120 बच गई। अब 120 में हम 260 वाले लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ 260 के लगा लिए, और इसकी लेंथ हमने ले ली, दिस वाज 60 और हमें ये 140 तक जाना है, तो ये 140 तक चले गए। सो वी गो लाइक दिस, तो 2 हो गए ये। सो वी हैव नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइल्स आर देयर। सो आंसर इज डी, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ 20 बचा है ये वाला एरिया। टिल हेयर, टिल दिस डिस्टेंस इज 20 ओनली, दिस इज ओनली 20। तो यहाँ तो कोई टाइल आ ही नहीं सकती है। और यहाँ पर ये जो है 60 के बाद ये जगह बची 240, सब्ट्रैक्ट हुआ 280 में से, तो ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज ऑल्सो 40 ओनली। तो यहाँ भी कोई टाइल नहीं आ सकती। और इधर से ये 140 हो गया, ये डिस्टेंस 140 है, एंड 220 में से 140 गया, तो ये 80 डिस्टेंस हो गई। 80 में 60 वाली आ सकती है, लेकिन इधर तो 20 ही डिस्टेंस है, इतना यहाँ पर 20 ही बचा। एंड ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज, क्योंकि यहाँ पर ये 60 लिया है, सो फ्रॉम हेयर ये 140 है और ये 60 है, 200 हो गया, तो ये भी 20 ही है, दिस इज ऑल्सो 20 ओनली। तो यहाँ भी हम कुछ टाइल नहीं लगा सकते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट में नहीं हम कर सकते। तो जो एरिया है कवर हुआ है वो टाइल से 9 टाइल्स से कवर हो गया है। सो आंसर इज डी। और जैसे कि आपने देखा कि ये 140 है, दिस डिस्टेंस इज 140, और बाकी कुल ये 80 है, रेशियो ठीक नहीं है। तो यहाँ हम जैसे इधर 5 लगाई हैं, 5 नहीं लगा सकते हैं, वी कैन हैव ओनली 4 ओनली, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है सिर्फ कुल मिला के 80 है, तो यहाँ 60 वाली ही आ सकती है। सो नेक्स्ट इज 68। देयर आर 5 persons P, Q, R, S and T, each one of whom has to be assigned one task. Neither P nor Q
can be assigned? Task 1, task 2. Task 1. Task 2 must be assigned to either R or S. In how many ways can the assignment has to be done? तो इसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं PQRST, PQRST, और टॉप पे हम लिख लेते हैं टास्क 1, टास्क 2, 5 टास्क हैं, 3, 4 and 5. नीदर P नॉर Q कैन बी असाइन टास्क 1. तो ये तो हमें इसको नहीं दे सकते हैं, इसको भी नहीं दे सकते हैं. सो वी मार्क रेड हेयर that we cannot give these to P and Q. अब टास्क 2 या तो हम R को देंगे या हम देंगे S को. तो मान लीजिए हमने R को दे दिया टास्क 2. सो अब टास्क 1 के पास ये दो चॉइस हैं, 1 and 2 हम दे सकते हैं, दो केसेस हैं. अगर हमने ये दो दे दिए तो हम यहाँ S को दे दिया. मान लीजिए वी हैव गिवन इट टू S. दो चॉइस थी तो हम यहाँ दो लिख सकते हैं. We have given it to S. T को भी दे सकते थे, इसलिए दो चॉइसेस थी. हम एक सिनेरियो देख रहे हैं. उसके बाद थर्ड टास्क के पास 1, 2, 3 प्लेसेस बची. सो वी कैन गिव इट 3 प्लेसेस. अब कोई सी भी दे सकते हैं तो चॉइसेस हैं. अब इसके बाद 4 पे इन तीन में से एक फिर असाइन हो गई तो दो बची यहाँ पर 4 के पास, और 5 के पास एक बची. तो ये एक कंडीशन में हमारे पास आंसर आया 12, जबकि हमने ये R को दे दिया था. अगर हम S को दे दें तो फिर 12 आ जाएंगे. तो 24 सिचुएशन होंगी कि हमारे पास आंसर आए, क्योंकि यहाँ तो ये दो हम ऑलरेडी ले चुके हैं. यहाँ हमने एक ली थी तो हम 12 इंटू 2 यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो चॉइसेस हैं. तो या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आ जाएगा, या 12 प्लस 12 कर दें तो 24. सो आंसर इज डी, 24. ये हिंदी में परिचित. पहले क्वेश्चंस कर लें दोनों, उसके बाद पढ़ेंगे. 69. There are large number of silver coins weighing 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram each. Consider the following statements. 1. To buy 78 gram of coins, one must buy at least 7 coins. Second, to weigh 78 gram using these coins, one can use less than 7 coins. Which of the statements given above are correct? 1 only, 2 only, both, neither. So यहाँ पर 8 आ रहा है, और 8 का कॉम्बिनेशन या तो 5 and 3 होता, 4 4 होता, वो नहीं है. तो 2 को हम 4 टाइम्स करें तो 8 आ जाएगा. तो हम 50 के एक कॉइन ले लें और 10 के 2 ले लें तो 3 हो गए, और 2 के हम 4 ले लें तो 7 कॉइन्स हो गए. 50 प्लस 10 10 10 ऐड करते जाएंगे इन्हें, एंड 2 के 4 टाइम्स, 4 कॉइन 2 के, तो ये 78 आ गए. तो पहला सही है. These many coins are there. So 1, 2, 3 and यहाँ 4 coin है. First is correct. Second, to weigh 78 gram using these coins, one can use less than 7 coins. 78 weigh करना है. तो weigh करने के लिए जैसे हम एक तरफ ज़्यादा रख लेते हैं और दूसरी तरफ कम कर देते हैं. जैसे हम शॉप पर देखते हैं कि वो प्लस माइनस वेइंग जो स्टोन होता है उसको कर लेते हैं. तो हम यहाँ पर कर लें 50 का एक ले लें, 25 का ले लें, 75 हो गया, 10 और ले लें. इसमें से हम 7 घटा दें, और 7 तो इजीली बन रहा है, 5 and 2, तो 3 लगे ये कॉइन्स, और इसमें 2 और हमने ले लिए. एक 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक 2 को, तो 5 ही कॉइन लगे बेसिकली. ये एक साइड रख दिए और ये दूसरी साइड रख दिए, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो जो बैलेंस है वो हो जाएगा 78. तो ये ठीक हो गया. आप वे कर रहे हैं तो तराजू के 2 पलड़े हैं. एक तरफ आपने 50, 25, 10 रखा और दूसरी तरफ ये 7 रख दिया.
तो बेसिकली ये जो 7 है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो सी इज द आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट ए। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि a plus b is neither smaller nor equal, it means a is greater than b, and a minus b is a is not greater than b, means less than equal to b. Then third is a multiplied b is a is not smaller than b, so a is greater than or equal to b. Fourth is a is divided by b, a is neither greater nor equal, so a is equal to b. Not equal means a is less than b. And then last is plus minus, a is neither smaller nor greater, so a is equal to b. अब इसी में हम p q चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाइड है, सो मल्टीप्लाइड इज थर्ड वन, मीन्स p is greater than equal to q. p minus t, second one, p is less than equal to t, less than equal to t. Then t is divided by r. Fourth, t is less than r. r plus minus s, r is equal to s. Statement है q plus minus t, q is equal to t. Statement 2 is s plus q. s plus q means s is greater than q. ये स्टेटमेंट 2 है। तो अब हम इन एक्सप्रेशन में हम यहाँ देखें p is greater than equal to and p is less than, तो p we can write, club these two and we can write here, it will be t is greater than equal to p. तो ये दोनों को क्लब करके ये आ गया t is less than r. तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि t इज इक्वल टू क्यू, ये श्योर ही है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ये इक्वल की, लेकिन बाकी केसेस में ये ग्रेटर है p से और p ग्रेटर है q से, तो हमेशा नहीं होगा, बट देयर मे बी वन चांस, वन सिचुएशन मे बी देयर, सो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट फर्स्ट इज करेक्ट, so we cannot say that this is correct. Now second one, that s is greater than q, we club the statements and these are s is here and r and s are equal, so s will be here, we replace, it means t is less than s, and q के concept में t is greater than equal to q, so obviously s is greater than q हो गया इस concept से, so this is correct. So only 2 follows from the statement, B is the answer. अब इस पैसेज को हिंदी में पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, भारत में यद्यपि बेरोजगारी दर अर्थव्यवस्था के अल्प निष्पादन हेतु बार बार प्रयुक्त किया जाने वाला मानदंड है, फिर भी स्कूल और कॉलेज में बढ़ते नामांकन की दशाओं के अंतर्गत इससे गलत तस्वीर चित्रित होती है। बताई गई बेरोजगारी दर प्रभावी रूप से उन युवा भारतीयों के अनुभव पर आधारित है जिन्हें उच्चतर रोजगार चुनौतियों का सामना करना होता है और जो अधिक उम्र वाले समकक्षों की अपेक्षा सही कार्य के लिए प्रतीक्षा करने में अधिक तत्परता दिखाते हैं। माध्यमिक अथवा उच्चतर शिक्षा वाले लोगों के लिए बेरोजगारी की चुनौती कहीं अधिक है और बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर बेरोजगारी की चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। 71, इस परिच्छेद का लेखक जो कहना चाहता है उसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वाधिक संभावित रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए, स्कूलों और कॉलेजों में नामांकन उच्च है लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है। बी, रोजगारी को युवा भारतीयों में निश्चित रूप से बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षाओं के फलन के रूप में देखा जाना चाहिए। सी, विशाल संख्या में बेरोजगार लोगों को समायोजित करने के लिए कोई श्रम
गहनता वाले उद्योग नहीं है। डी, शिक्षा प्रणाली को समुचित रूप से अधिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित लोगों के लिए स्वरोजगार सुकर हो। तो इसका आंसर बी है, पर इंग्लिश के बाद डिसाइड करते हैं। डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स, रीड द फॉलोइंग 3 passages and answer the items that follow the passages. Your answers to these items should be based on the passages only. Passage 1. While the unemployment rate is a frequently used measure of poor performance of the economy under conditions of rising school and college enrollment, it paints an inaccurate picture. The reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher employment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers. The unemployment challenge is greater for people with secondary or higher education, and rising education levels inflate unemployment challenges. 71. Which one of the following statements most likely reflects as to what the author of the passage intends to say? A. Enrollment in schools and colleges is high but there is no quality education. B. Unemployment must be seen as a function of rising education and aspiration of young Indians. So B कहना चाहता है कि वो अपनी एजुकेशन फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस जो हैं वो विलिंगनेस टू वेट फॉर द राइट जॉब है, एंड जिनके पास कम एजुकेशन है, सेकेंडरी हायर है, उनके पास चैलेंजेस ज़्यादा हैं। राइजिंग एजुकेशन लेवल्स इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज, मतलब वो बढ़ा देती है अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज को, राइजिंग एजुकेशन फुला देती है। सो बी इज द आंसर। परिच्छेद 2, विज्ञान स्वयं में पर्याप्त नहीं है, विज्ञानों के बाहर भी एक बल और नियम व्यवस्था होना आवश्यक है जो विज्ञानों का समन्वय करे और उन्हें एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करे। कोई भी पाठ्यक्रम ठीक तौर से चलाया नहीं जा सकता अगर खुद लक्ष्य ही सही तौर पर निर्धारित नहीं किया गया हो। विज्ञान को जिसकी आवश्यकता है वह है दर्शन, वैज्ञानिक पद्धतियों का विश्लेषण और वैज्ञानिक प्रयोजनों और परिणामों का समन्वय। इसके बिना कोई भी विज्ञान सतही होगा। ठीक विज्ञान की ही तरह सरकार को भी दर्शन के अभाव के कारण भुगतना पड़ता है। दर्शन का विज्ञान के साथ ठीक वही संबंध है जो राजमर्मज्ञता का राजनीति के साथ है। सकल ज्ञान और परिप्रेक्ष्य से निर्देशित होते चलना, ना कि लक्ष्यहीन और व्यक्तिक प्रयत्न करते हुए। ठीक जैसे मनुष्य की वास्तविक जरूरतों और जीवन से पृथक होकर ज्ञान का अनुसरण पांडित्यवाद बन जाता है, उसी तरह विज्ञान और दर्शन से पृथक होकर राजनीति का अनुसरण एक विनाशक अव्यवस्था में बदल जाता है। 72. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तार्किक, युक्तियुक्त और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए. आधुनिक राजमर्मज्ञों को वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में भली भांति प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपनी भूमिकाओं, दायित्वों और लक्ष्यों के बेहतर परिप्रेक्ष्य मिल सकें। बी. यह वांछनीय नहीं है कि सरकारें अनुभव सिद्ध राजमर्मज्ञों द्वारा प्रबंधित हों जब तक कि दूसरे ऐसे लोग भी उसमें ना मिलें जिनमें ज्ञान प्राप्ति की अभिवृत्ति हो और जिनसे बुद्धिमत्ता प्रतिबिंबित होती हो। सी. चूंकि राजमर्मज्ञ नौकरशाह समाज के ही उत्पाद हैं, समाज में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का होना वांछनीय है जो अपने नागरिकों को बहुत कम उम्र से ही वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में प्रशिक्षण देने पर केंद्रित हो। डी. यह वांछनीय है कि सभी वैज्ञानिकों का दार्शनिक होना भी आवश्यक हो ताकि उनके कार्य लक्ष्य अभिमुख हों
और इस प्रकार समाज के लिए प्रयोजनपूर्ण तथा उपयोगी हों। तो इंग्लिश के बाद डिसाइड करेंगे, थर्ड पैसेज भी पढ़ लेते हैं तब हम डिसाइड करेंगे। परिच्छेद 3, राज्य का अंतिम लक्ष्य लोगों पर प्रभुत्व रखना नहीं है, ना ही उनको डराकर नियंत्रित रखना है, बल्कि ऐसा होना है जिनमें हर व्यक्ति भय से मुक्त हो, ताकि वह पूरी सुरक्षा के साथ और खुद को या अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचे बिना जी सके, वह कार्य कर सके। मैं फिर दोहराता हूँ, राज्य का लक्ष्य बुद्धि संगत प्राणियों को बुद्धिहीन पशुओं और मशीनों में बदल देना नहीं है। यह लक्ष्य है उनके शरीरों को और उनके मन सुरक्षा पूर्वक कार्य करने में सुकर बनाना। यह लक्ष्य है लोगों को स्वतंत्र विवेक के अनुसार जीने और उसे व्यवहार में लाने की ओर ले जाना, ताकि वे अपनी शक्ति को घृणा, क्रोध और छल कपट में नष्ट ना करें, ना ही एक दूसरे के प्रति अन्यायपूर्वक कार्य करें। 73, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पदों में से कौन सा एक राज्य के परम लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? ए, व्यक्ति सुरक्षा, बी, शरीर और मन का स्वास्थ्य, सी, सामुदायिक समरसता, डी, स्वतंत्रता। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। Passage 2, science by itself is not enough. There must be a force and discipline outside the goal. It is not possible to run a course aright when the goal itself has not been rightly placed. What science needs is philosophy, the analysis of scientific method, and the coordination of scientific purposes. And without this, any science must be superficial. Government suffers precisely like science for lack of philosophy. Philosophy bears to science the same relationship which statesmanship bears to politics. Movement guided by total knowledge and perspective as against aimless and individual seeking. Just as the pursuit of knowledge becomes scholasticism when divorced from the actual needs of man and life, so the pursuit of politics becomes a destructive bedlam when divorced from science and philosophy. 72. So basically साइंस को फिलॉसफी की हेल्प चाहिए तभी कंप्लीट वो मीनिंगफुल हो पाती है, एंड इसी तरह पॉलिटिक्स जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है अगर उसे साइंस और फिलॉसफी से अलग कर दिया जाए। तो पॉलिटिक्स को साइंस एंड फिलॉसफी की साथ ही हम पर्पसफुल बना सकते हैं, एंड फिलॉसफी के साथ साइंस नहीं है तो वो भी नुकसानदेह होगी। तो नथिंग अलोन कैन वर्क कंप्लीटली। सो 72, which one of the following statements best reflects the most rational, logical and practical message conveyed by the passage? A, modern statesmen need to be well trained in scientific methods and philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their roles, responsibilities and goals. ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि ट्रेनिंग देनी है उन्हें साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल थिंकिंग एटसेट्रा रोल्स की, ये नहीं है। इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू हैव गवर्नमेंट मैनेज्ड बाय एम्पिरिकल स्टेट्समैन अनलेस वेल मिक्स्ड विद अदर्स हु आर ग्राउंडेड इन लर्निंग एंड रिफ्लेक्ट विजडम। ये ठीक है कि दे कीप ऑन लर्निंग, तो उसमें वो सब भी लर्न करेंगे, सिर्फ एम्पिरिकल स्टेटमेंट से नहीं चलेगी। सी, एज द स्टेटमेंट्स ब्यूरोक्रेट्स आर द products of a society, it is desirable to have a system of education in a society that focuses on training its citizens in scientific method and philosophical thinking from a very early age। ये भी नहीं कहा गया है। D, it is desirable that all scientists need to be philosophers as well as to make their work goal oriented and thus purposeful and useful to the society। ये भी नहीं। So B is the answer। Passage 3, the last end of the state is not to dominate men nor to restrain them by fear, rather it is so to free each man from fear that he may live and act with full security and without injury to himself or his neighbor। The end of the state, I repeat, is not to make rational beings into brute beasts and machines. It is to enable their bodies and their minds to function safely
It is to lead men to live by and to exercise a free reason, that they may not waste their strength in hatred, anger, and guile, nor act unfairly toward one another. Guile means cunning, intelligence, etc. like that. 73. Based on the above passage, which one of the following terms best expresses the ultimate goal of the state? A. Personal safety. B. Health of body and mind. C. Communal harmony. D. Liberty. So यहाँ पर डोमिनेट करने की बात नहीं है और ना रेस्ट्रेन करने की बात है बाय फियर. फ्री ईच मैन, सो ये लिबर्टी की बात है. फ्रॉम फियर एंड ही मे लिव एंड act with full security and without injury to himself or his neighbor. उनका बॉडी एंड माइंड सेफली फंक्शन करें. फ्री रीजन, तो वो जिससे कि वेस्ट ना करें अपनी स्ट्रेंथ को और बाकी सब इन चीज़ों में, हेट्रेड में, एंगर में, अनफेयरली टुवर्ड्स ईच अदर. तो ये लिबर्टी की बात है. डी इज द आंसर. इनिशियल लाइन्स आर टेलिंग अबाउट फ्री मैन. 74. What is the remainder if 2 to the power 192 is divided by 6? तो यहाँ वो 4 वाला हम कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे जो कि 4 से डिवाइड करें हम तो रिपीट होती है यूनिट डिजिट. यहाँ हम देखेंगे अनदर कॉन्सेप्ट दैट 2 स्क्वायर, ये 2 1 है. 2 क्यूब, 2 to the power 4, 2 to the power 5. अगर हम इन्हें देखें तो ये क्या आते हैं? 2 4 8 16 25. अब हम इन्हें 6 से डिवाइड करें, ये आगे चलता जाएगा. तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 2, यही रिमाइंडर हो गया. यहाँ 4 आया, यहाँ 6 से किया तो यहाँ 2 आ गया. यहाँ अगर हमने 6 से किया तो 4 आ गया. यहाँ फिर 6 से किया तो ये वैल्यू हुई 2 4 8 16 32 एटसेट्रा. आगे चलता जाएगा क्योंकि टिल 192 है. हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ रिमाइंडर आएगा 2, यहाँ रिमाइंडर आएगा 4, यहाँ कितना आएगा? 2. देन वी विल हैव 6 से कर रहे हैं तो फिर 4, फिर 6 से कर रहे हैं तो 6 पंजे 30 2, एंड देन 64 रहेगा तो फिर 4 आ जाएगा. तो आप देखिए 2 4 2 4 2 4 की ही सीक्वेंस चलती जाएगी. आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे. तो यहाँ क्या था? इवन. ये ऑड है, ये क्या है? ऑड है. यहाँ इवन पावर है, यहाँ पर ऑड पावर है. जहाँ भी ऑड पावर है, ये 2 to the power 6 is 60, वहां पर 2 रिमाइंडर है. और जहाँ इवन पावर है वहां 4. तो आंसर इज डी. 4 इज, क्योंकि 192 इवन है. कंसीडर द सीक्वेंस ए बी सी डैश डैश ए बी सी डैश डी ए बी बी सी डी डैश. तो हम यहाँ देखते हैं ये ए बी 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 सी डी. तो इसमें से 3 में डी आ रहा है और 1 में सी आ रहा है. तो यहाँ हम देखें कि लास्ट में इस जगह पे अगर हम चारों को देखें तो बी और ए दो भी संभावना है. तो हम बी रख के देख लेते हैं और ए रख के देख लेते हैं. तो पहले ए रख लें तो यहाँ ए हो जाएगा. ए अगर ये ए हो जाता है तो ये दोनों में ही सी है, तो यहाँ ये सी आ गया. उसके बाद दोनों में ये डी है. अब हम देखते हैं क्या सीक्वेंस बना और क्या हमें सीक्वेंस मिलता है. फिर बी रख के देखेंगे. अब डी सी में से यहाँ पर क्या होनी है वैल्यू, वी हैव टू चेक. इस जगह पर क्या वैल्यू आनी चाहिए. तो ये सीक्वेंस बन गया ए बी सी डी. ये डी है, ए बी सी डी. और यहाँ पर वैल्यू जो है एक बची है. देन ए बी सी डी दोबारा. उसके बाद ए बी बी, बी डबल हो गया एंड सी डी. और फिर ए डबल हो गया एंड ए बी सी डी. तो यहाँ डबल में तो डी आ जाएगा क्योंकि सी तो डबल नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ रखें डी. तो ये सीक्वेंस बना ए बी सी डी डी, ए बी सी सी डी. तो डी के बाद सी सी डबल हो गया, सी के बाद बी भी डबल हो गया और ए डबल हो गया. तो ये सही लग रहा है. और अगर हम यहाँ सी रखते हैं जो सी में है तो ये तो ठीक नहीं आएगा, यहाँ डी सी हो जाएगा. सो ये सही बैटरी है. और बी रखते तो ऑब्वियसली गलत आता, यहाँ बी ए हो जाता. तो ये आंसर, तो हमने इसे बैक साइड से शुरू किया कि ए बी में से हमने ए सेलेक्ट कर लिया. देन वी कैन सी ये सी सी कॉमन था
डी डी कॉमन था, फिर इसमें हमने डिसाइड कर लिया दैट दिस इज डी। इंग्लिश में देखते हैं। 76. AB and CD are two-digit numbers. Multiplying AB and CD results in three-digit numbers. DEF. Adding DEF to another three-digit number GHI results in 975. Further, A, B, C, D, E, F, G, H, I are distinct digits. If E is equal to 0, F is equal to 8, then what is the value A? So यहाँ पर simple है A, B into C, D is, तो D, E, F की वैल्यू 08 रख दी और इसे G, H, I को ऐड कर लिया इसमें, और G, H, I जब ऐड किया तो 975 आया। तो हम 8 में I की वैल्यू क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, तो 8 प्लस 7 15, 1 कैरी ओवर हो गया यहाँ पर, एंड 1 प्लस 0 प्लस H इज 7, तो H 6 हो गया। तो हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, ये हो गया 7, ये हो गया 6, H इज 6, एंड D प्लस G इज 9। अब हमें पता नहीं कि इसमें से क्या वैल्यू है, D और G की टोटल 9 आ रहा है, E 0 है और F 8 है, तो अभी डिस्टिंक्ट है। 9 होने के लिए क्या क्या हो सकती है, 8 1, तो 8 तो ऑलरेडी आ गया तो नहीं होगा। 3 6, तो 3 एंड 6 में 6 आ गया, नहीं होगा। देन 4 इंटू 2 एंड 5 एंड 4, एक होगी 7 2, वो भी नहीं होगी, एंड 5 4 हो गई वैल्यू, 5 4 हो गई। तो अगर हम यहाँ पर जब D देख रहे हैं ये 8 दे रहा है, तो हमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इवन होना चाहिए, 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर D 5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 5 विल गिव 0 1 5, these values will come, so we will have 4, so G is 5 and D is 4, so 0 4 5 6 7 8 हो गए, 1 2 3 बचे, 3 वैल्यूज बची। अब हमें दिया गया ये वैल्यू, तो हम यहाँ पर A B में D को 4 रख दिया और C ये हो गया, तो 8 लाने के लिए B को 2 होना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। अब हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू चाहिए कि टोटल जो है 408 आए। 408 के लिए हम A को 1 ले लें तो ये 4 हो गया, C को 3 ले लिया तो 3 इंटू 2 इज 6 एंड 3 इंटू 1 इज 1, तो 8 408 आ गया। तो A B C हो गए, A इज 1, B इज 2 एंड C इज 3, तो 3 2 और 1 का समेशन 6 आ गया, आंसर इज A। नेक्स्ट 77. Consider the following statements in respect of 5 candidates P, Q, R, S and T. 2 statements are true and 1 statement is false. True statement: 1 of P and Q are selected for the job. False statement: at least 1 of R and S was selected for the job. तो ये R and S at least 1, तो false होने के लिए means next is true statement: at most 2 of R, S and T were selected for the job. तो ये अगर false है और इसमें से 2 select हो रहे हैं तो ये at least 1 ना हो कि R, S दोनों select होंगे। false के लिए ये हो सकता था कि दोनों हो तो at least 1 कह दिया, जो कि गलत था, या no 1 होता तो at most 2 में R, S and दोनों हो गए। और इसमें अगर no 1 की कंडीशन आती है तो फिर R, S हटके T होगा, तो no 1 वाला तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 में से एक तो T हो गया, at most 2, अब R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 का मतलब है या तो P सेलेक्ट हुआ या Q सेलेक्ट हुआ, क्योंकि ट्रू है। दूसरा, एटलीस्ट 1 ऑफ R एंड S वाज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। एटलीस्ट 1 का मतलब हुआ R या S, और फिर इसमें एटलीस्ट 1 का मतलब 2 भी हो सकते हैं, R और S, और ये फॉल्स है तो मतलब दोनों ही नहीं हुए सेलेक्ट, तो R और S सेलेक्ट नहीं हुए। एट मोस्ट 2 ऑफ R, S एंड T वर सेलेक्टेड फॉर जॉब, तो हमें पता है R, S तो सेलेक्ट ही नहीं हुए, और P Q में से P Q हुए। Which of the following conclusions can be drawn? At least 4 were selected for the job. यहाँ तो एक हुआ था
और यहाँ एटमोस्ट में 2 में ये भी ट्रू है। अगर 4 तो सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि 1 फ्रॉम हेयर एंड T फ्रॉम हेयर, या Q हुआ है यहाँ से और T फ्रॉम हेयर। S was selected for the job, S तो सिलेक्ट नहीं हुए सेकेंड स्टेटमेंट से, सो D इसका आंसर है। Select the correct answer using the code given below, neither 1 nor 2. 78. Let P, Q, R, S and T be 5 statements such that 1. If P is true, then both Q and S are true. So true, false. If P is true, then both Q and S are true. इसका मतलब अगर P false है तो Q और S भी false हो जाएंगे। सेकेंड है if R and S true, R and S true के अंदर है, then T is false, तो T यहाँ आ गया इन दोनों के साथ। अब स्टेटमेंट है which of the following can be concluded, if T is true then at least one of P and R must be false। तो T उल्टा हो गया, तो ये ट्रू था तो ये अगर फॉल्स है, या ये फॉल्स है, ये फॉल्स होने पे S फॉल्स हो जाएगा, और ये एंड के साथ था तो इनमें से एक भी फॉल्स हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। सो फर्स्ट इज करेक्ट। इफ Q इज ट्रू, Q तो भी ट्रू है ही, देन P इज ट्रू, लेकिन ये कंडीशन रिवर्स थी कि इफ P इज ट्रू देन बोथ Q एंड S आर ट्रू। इट वाज नॉट लाइक दिस दैट इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू। तो 1A is the answer. 79. A cuboid of dimensions 7 cm, 5 cm and 3 cm is painted red, green and blue color of each pair of opposite faces of dimensions 7 by 5, 5 by 3, 7 by 3 centimeters respectively. Then the cuboid is cut and separated into various cubes, each of side length 1 centimeter. Which of the following statements are correct? ये हमने क्यूब लिया, इसमें ये 7 सेंटीमीटर है, इधर 5 सेंटीमीटर है, और इस पर हमने लाइन ड्रॉ की 6 लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इधर भी ये 6 लाइन ड्रॉ होंगी, और इस तरफ 2 लाइन ड्रॉ होंगी क्योंकि 3 सेंटीमीटर है तो 3 हिस्से करने हैं तो 2 लाइन ड्रॉ होंगी। तो ये 1 सेंटीमीटर के क्यूब बन गए। ऐसे ही यहाँ पर ये 2 लाइन ड्रॉ होंगी और इस तरफ 4 लाइन्स ड्रॉ होंगी। अब इधर वाला टॉप रेड है, बॉटम रेड है, और इधर वाला ग्रीन है। दिस इज ग्रीन, द होल साइड इज ग्रीन, और दूसरी साइड ये ब्लू है, दिस इज ब्लू, दिस इज रेड। तो हमें जब ये देखना है कि देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विद नो पेंट ऑन एनी फेस, तो क्या होगा, जो ये कॉर्नर वाले हैं ये सब हटाने पड़ेंगे हमें, बिकॉज ये सब रेड, इधर भी रेड, इधर भी रेड, एंड देन यहाँ पर ये ग्रीन होगा, एंड दिस इज ऑल्सो ग्रीन, ये ग्रीन होगा, इधर भी ग्रीन होगा, ये सब ग्रीन होगा, एंड ये ब्लू होगा, दिस इज ब्लू। तो अगर हमें देखने हैं कि जिनके कोई भी पेंट नहीं है तो पूरी टॉप हटानी पड़ेगी, पूरा बॉटम हटाना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे ही इधर से हमें पूरी एक इंच सब तरफ से हटाना पड़ेगा। तो 7 - 2, क्योंकि 1 इंच इधर से हटेगा, 1 इंच इधर से हटेगा, ऐसे ही टॉप में से 7 - 2 5 में से भी जो विड्थ है उसमें से भी एक इंच दोनों तरफ से हटेगा। तो 5 - 2 3 आ जाएगा। फिर हाइट में भी एक टॉप से हटाएंगे, एक बॉटम से, तो इंटू 1, 3 - 2 = 1, तो ये आएगा 15। तो ये सही है स्टेटमेंट। देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेसेस, वन पेंटेड विद ब्लू एंड अदर विद ग्रीन। तो ब्लू ग्रीन तो इधर आएंगे, तो अगर हम ये टॉप देखें तो इसमें रेड आएगा, बॉटम भी हमें हटाना पड़ जाएगा। ये वाला फेस हम देख रहे हैं, टॉप बॉटम हट गया, तो 1 सेंटीमीटर इधर से हट गया 1, क्योंकि इनके बैक साइड में मतलब ये रेड है इधर, और इधर के बॉटम में भी रेड है। अब हमें देखना है ब्लू, तो ये वाला ही एक क्यूब यहाँ से आएगा, ये जो बीच में है
ये तो वन फेज्ड है, वन फेज्ड हम नहीं लेंगे, दीज आर वन फेज्ड, सो ये वन फेज्ड नहीं लेंगे हम, सिर्फ एक ये बचेगा एक ये बचेगा, सो दो ही बचेंगे इधर, और दो इस साइड बैक साइड यहाँ पर आएंगे, तो कुल 4 हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है 6 वाला, सो ओनली वन, ए इज द आंसर। 80. The letters of the word incomprehensibilities are arranged alphabetically in reverse order. How many positions of the letters will remain unchanged? तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें लेटर्स कौन कौन से आ रहे हैं। ए तो नहीं आ रहा है, बी, सी, ई, अगेन ई, एच, आई आ रहा है 5 टाइम्स, काउंट कर सकते हैं आप, एल, एम, एन, एन, एन 2 बार है, ओ, पी, आर, एस, एस, टी, और अब इस रिवर्स ऑर्डर में लिखा, मतलब टी, एस, एस, आर, पी, ओ, एन, एन, एम, एल, 5 टाइम्स आई, ट्रिपल ई, सी, बी, ऐसे लिखा, तो कौन सी पोजीशन नहीं चेंज हुई, तो हम यहाँ से टैली कराएं, तो हम मार्क कर सकते हैं 1 2 3 4, रिवर्स ऑर्डर में करना है तो रिवर्स ऑर्डर में मार्क कर दें इसे, सो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने इसे रिवर्स ऑर्डर में मार्क कर दिया, 12 13 14 15, ये 16 हो गया, 17 18 19 20 21, तो अगर हम काउंट करें I1 P E इज इधर 16 आ रहा है तो नहीं होगा, दिस I वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, yes 13 was I, so this 13, क्योंकि ये 11 था, ये 12 13, तो एक तो I हो गया, 14 15 फिर I आ गया, 15, तो ये 14 15, तो 2 I हो गए, 13 पोजीशन का 15 पोजीशन का, उसके बाद फिर ये I अलग आ जाएगा, बाकी इधर फिर E B C आ गए, इधर I T S है, तो 2 आ गया, आंसर इज सी।